हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय कुमार गुप्ता। और अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। जैसा कि हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं, तो पहले गेट में न्यूमेरिकल अप्रोच यानी कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी आते थे, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। ये गेट 1993 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे और हम समझेंगे कैसे हम कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के साथ क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं और क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे हम सॉल्व करते हैं। हालांकि हम क्वेश्चन को करेंगे तो ये भी देखेंगे कि कैसे हम उसको अप्रोच करते हुए जा रहे हैं। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह बनेंगे तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, बट एक कॉन्सेप्चुअल एक लॉजिकल अप्रोच के साथ हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये भी हम देखेंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या करना है, टाइम को सेव करना है। तो उस टाइम को सेव करने के लिए हमें अपनी तरफ से एफर्ट डालने ही पड़ेंगे और वो कॉन्सेप्चुअल एफर्ट ही होते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 40 किलोवाट। 40 किलोवाट का मतलब ये हो गया पीएसएच की वैल्यू दी गई है 40 किलोवाट। क्लियर? एसआरआई स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ऑफ नेग्लिजिबल स्टेटर इंपेडेंस, यानी स्टेटर इंपेडेंस नेग्लिजिबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि रोटर सर्किट क्या होगा, सिंपली आपका X2 एंड R2 बाई एस, ये आपका रोटर सर्किट होगा। क्योंकि स्टेटर इंपेडेंस नेग्लिजिबल है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस होगा, लेकिन मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस के ठीक पैरेलल में ही रोटर सर्किट होता है, ये भी हमें पता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वोल्टेज दोनों पे सेम जाना है। ये आपका V1 हो गया और ये आपका I2 हो गया। क्लियर? ये आपका सर्किट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या होना है। आगे क्या दिया हुआ है कि रन्स एट ए स्पीड ऑफ 0.96 टाइम्स ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, यानी एनआर की वैल्यू दी गई है, एनआर इक्वल टू दिया है 0.96 ns के बराबर। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर? एट रेटेड टॉर्क, ठीक है, वर्ड्स पे ध्यान रखिएगा, एट रेटेड टॉर्क स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क एसएमटी की वैल्यू जो है वो 4 टाइम्स ऑफ फुल लोड वैल्यू के बराबर है। इसको मान लिया हमने एस, जो हमने इस सर्किट के लिए एज्यूम किया हुआ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि R2 डैश की वैल्यू इफ द रोटर रेजिस्टेंस ऑफ मोटर इज इंक्रीज बाय 5 टाइम्स, यानी R2 डैश अब 5 टाइम्स ऑफ R2 हो जाए, तो उस कंडीशन में हमें स्पीड बतानी है, पावर आउटपुट बताना है, रोटर ओमिक लॉस बताना है, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, एट रेटेड टॉर्क। क्लियर? तो हमने क्या देखा कि R2 डैश इक्वल टू 5R2 के बराबर जा रहा है। क्लियर? इस कंडीशन पे आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है स्पीड यानी एनआर डैश की वैल्यू, आपको निकालना है आउटपुट पावर यानी पीएसएच डैश की वैल्यू, आपको निकालना है रोटर ओमिक लॉस यानी पीआरसी डैश की वैल्यू। एक्चुअली ये आपका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, इस बेसिस पे हमने एज्यूम कर लिया कि ये वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। डैश एपॉस्ट्रोफी हम यूज कर लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। और क्या निकालना है, मैक्सिमम टॉर्क के करस्पॉन्डिंग आपका रोटर का स्पीड क्या आ रहा है, एनआर यानी एनआरएमटी की वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम टॉर्क के करस्पॉन्डिंग। ये सारी चीजें हमारे लिए अननोन। क्लियर? लेकिन ध्यान क्या रखना है, एट रेटेड टॉर्क पे निकालना है। और क्या चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, नेग्लेक्ट मैकेनिकल लॉसेस, यानी अगर हम देखें यहाँ तो पीएफडब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पीएफडब्ल्यू 0 है तो हमें पता है कि पीएसएच इक्वल टू क्या होता है, इंटरनल मैकेनिकल पावर जो डेवलप होता है उसमें फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस को हम माइनस कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, पीएम के बराबर ही मिलेगा ये, यानी पीएसएच की वैल्यू पीएम के बराबर होगी, यानी कुल मिला के पीएम आपका हो जाएगा 40 किलो वाट। ये क्वेश्चन में दिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन पे देखें तो R2 डैश की वैल्यू 5 टाइम्स ऑफ R2 हो जा रही है। ठीक है, उसके पहले क्वेश्चन को करने से पहले अभी हम देखेंगे कि हमें जो डाटा गिवन है उससे हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या गिवन है, एनआर डैश की वैल्यू 0.96 ns है। 0.96 ns का होने का मतलब क्या हो गया, हम इसे कंपेयर किससे कर सकते हैं, एनआर इक्वल टू 1 माइनस एस इंटू एनएस से, जहां पे एस फुल लोड की स्लिप है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, आप जब इसको कंपेयर करोगे 1 माइनस एस की वैल्यू 0.96 के बराबर पुट करोगे तो एस की वैल्यू 1 माइनस 0.96 यानी 0.04 के बराबर आ जाएगी। क्लियर? उसके बाद क्या दिया हुआ है, एसएमटी की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ एस है, तो यहां से एसएमटी की वैल्यू भी 0.16 के बराबर आ गई। क्लियर? अब एसएमटी मैक्सिमम टॉर्क स्लिप का कंडीशन क्या होता है कि आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का लॉजिक ही लगता है, और उससे आप क्या निकालते हैं, इसको एज ए लोड कंसीडर करते हो। आप क्या करते हो, इसका इंपीडेंस थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, क्योंकि ये मॉडुलस वैल्यू होती है, एक प्योर रेजिस्टिव नेचर होता है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेते हैं, R2 बाई एस की वैल्यू क्या आ जाती है,
x2 के बराबर। क्लियर, यानी SMT की वैल्यू क्या हो गई आपकी R2 अपॉन x2 के बराबर। क्लियर, ये चीज होता है। अब क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले, चूंकि यहां पे रेटेड टॉर्क पे हमें सारी चीजें निकालनी है, एट रेटेड टॉर्क। रेटेड टॉर्क पे चीजें निकालने का मतलब ये हो गया कि टाउ ई आपका क्या हो गया, एक तरह से कांस्टेंट या फिर सेम हो गया। टाउ की वैल्यू कांस्टेंट हो गई या फिर दोनों केसेस में टाउ की वैल्यू सेम हो गई। हमें यह भी पता है कि अगर हम एक्सटर्नल रजिस्टर इंसर्ट करते हैं तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक पे क्या फर्क पड़ता है। अगर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे, अगर मान लो ये मैंने एक रेजिस्टेंस R2 के लिए बनाया, ठीक है, यही रेजिस्टेंस अगर हम बढ़ा देते हैं यानी एक्सटर्नल रजिस्टर इंसर्ट करते हैं तो हमें कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे मिल जाती है। ये हमारा किसके लिए है, R2 डैश के लिए, जहां पे R2 डैश की वैल्यू ग्रेटर देन R2। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू वो चेंज नहीं हो रही है, वो टाउ EM के बराबर ही है, भले ही आपका मैक्सिमम टॉर्क स्लिप चेंज हो रहा है। ये SMT डैश है और ये मैंने मान लिया कि ये SMT। मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क स्लिप आपका चेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो R2/X2 का रेशियो होता है। क्लियर, और यहाँ पे R2 चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका मैक्सिमम टॉर्क स्लिप चेंज होना ही होना। ठीक है, तो ये चीज हमारे दिमाग में रहता है कि टाउ EM की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं होती है। जो आप इसको कैलकुलेट करते हो तो इसकी वैल्यू ये निकल के आती है 3/ωs इंटू V1 स्क्वायर अपॉन 2x2 के बराबर। ये भी आपने पढ़ा, यानी वो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं होता। क्लियर, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। यानी अगर हम देखें यहाँ पे टाउ ई भी हमारा कांस्टेंट है और टाउ EM भी हमारा कांस्टेंट है, तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था टाउ ई और टाउ EM में। वो रिलेशन क्या था, टाउ ई अपॉन टाउ EM की वैल्यू जो थी वो 2 अपॉन SMT/S प्लस S/SMT के बराबर होती थी। ये हमने पढ़ा था। क्लियर, यानी अगर हम कंडीशन 1 की बात करें यहाँ पे, तो कंडीशन 1 के लिए अगर हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कंडीशन 1 जब आपका केवल रेजिस्टेंस R2 है, उस कंडीशन में ये रेशियो क्या आएगा, यानी R2 वैल्यू के लिए आपका क्या हो जाएगा, टाउ ई अपॉन टाउ EM की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 अपॉन SMT की वैल्यू क्या थी आपकी 4 टाइम्स ऑफ S थी। क्लियर, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से SMT/S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 के बराबर। तो ये आपको क्या मिलेगा 4 प्लस 1/4 के बराबर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 8/17 आएगा। क्लियर, ठीक है, ये हमें क्या मिल गया आपका टाउ ई अपॉन टाउ EM का रेशियो जो कि 8/17 के बराबर आ रहा है। अब हम कंडीशन 2 के लिए देख लें, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है 5 टाइम्स हो जा रहा है। क्लियर, यानी R2 डैश की वैल्यू 5 टाइम्स ऑफ R2 हो जा रही है। तो इस कंडीशन में SMT की डैश की वैल्यू क्या आएगी, हमें पता है कि SMT डैश की वैल्यू क्या होगी R2 डैश अपॉन S डैश के बराबर होगी। सॉरी, SMT डैश की वैल्यू R2 डैश अपॉन X2 के बराबर होनी है। क्लियर, क्योंकि इसके लिए अगर हम सर्किट ड्रॉ करेंगे तो सर्किट क्या होगा आपका, ये आपका X2 एज इट इज रहेगा, ये तो चेंज होना नहीं है। ये आपका R2 डैश बाई S डैश हो जाएगा। क्लियर, ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। V1 तो चेंज होना नहीं है, ये करंट हमें पता नहीं है कि चेंज होगा कि नहीं होगा, ये हम I2 डैश अज्यूम कर लेते हैं। यानी SMT डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी R2 डैश अपॉन X2 के बराबर। और हमें पता है कि R2 डैश की वैल्यू क्या है 5 टाइम्स ऑफ R2/X2 है, और हमें पता है कि R2/X2 की वैल्यू क्या है SMT के बराबर। वैसे भी आपको पता है कि लीनियर प्रोपोर्शन है, ये रेजिस्टेंस के लीनियर प्रोपोर्शन होता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे ही लीनियरली आप बढ़ाएंगे SMT की वैल्यू भी लीनियरली इंक्रीज होती जाएगी। यानी अगर आपने R2 को 5 टाइम्स किया है, ठीक है, क्लियर, R2 अगर आपका बढ़ रहा है तो SMT भी उसी रेशियो के साथ बढ़ जाएगा। यानी SMT डैश की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, SMT डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 इंटू 0.16। हमने SMT की वैल्यू कैलकुलेट की थी, ये आ जाएगा आपका 0.8। क्लियर, यानी हमें क्या मिल गया यहाँ पे SMT डैश की वैल्यू मिल गई जो कि 0.8 के बराबर। क्लियर, ठीक है, अब फिर से वही आते हैं टाउ ई अपॉन टाउ EM वाले फॉर्मूले। क्लियर, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 अपॉन SMT डैश अपॉन S डैश प्लस S डैश अपॉन SMT डैश।
क्लियर, ठीक है। यानी अगर आप इसका अप्रोच करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, एसएमटी डैश की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली 0.8 अपॉन एच डैश प्लस एच डैश अपॉन 0.8। क्लियर, ये आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.6 एच डैश, एलसीएम ले लेंगे नीचे तो ये एच डैश स्क्वायर प्लस 0.64 आ जाना। ऑब्वियस सी बात है कि टाउ ई की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही है, ना ही टाउ ई एम चेंज हो रहा है, तो टाउ ई अपॉन टाउ एम का रेशियो क्या होगा, सेम ही आएगा, और वो किसके बराबर होगा, 8/17 के बराबर। ना तो हमारा टाउ ई एम चेंज हो रहा है, ना ही हमारा टाउ ई चेंज हो रहा है, क्योंकि हमें रेटेड वैल्यू पे ही सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी। तो जब ये 8/17 के बराबर हो जाएगा, फिर हम ये मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, ये 0.2 हो जाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एच डैश स्क्वायर प्लस 0.64 और ये आपका आ जाएगा इक्वल टू 3.4 एच डैश। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एच डैश स्क्वायर माइनस 3.4 एच डैश प्लस 0.64 इक्वल टू 0, 0.64 3.4, ठीक है। यानी सम करने पे हमारा 3.4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 0.64 आ जाए, तो ये कैसे पॉसिबल है, जब ये 3.2 और 0.2 होगा। क्लियर, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.64 आ जाना है, यार सम करेंगे तो 3.4 आ जाना है, यानी ये रूट आ जाएगा आपका एच डैश माइनस 3.2 इंटू एच डैश माइनस 0.2 इक्वल टू 0। दो रूट्स आ गए हमारे, एक रूट तो आ जा रहा है आपका एच डैश इक्वल टू 3.2 और दूसरा रूट आ जा रहा है एच डैश इक्वल टू 0.2। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एच डैश क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 1 हो रहा है, तो ये किस मोड में चला जाएगा, ब्रेकिंग मोड में चला जाएगा। और ब्रेकिंग मोड में क्या होता है, ये क्लियर, ये ब्रेकिंग मोड में चला जाएगा, तो ये मोटरिंग मोड रह नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि मोटरिंग मोड में स्लिप की वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होती है, तो इसीलिए ये आपका एक्सेप्टेड होगा, यानी एच डैश की वैल्यू 0.2 के बराबर हो जाएगी। क्लियर, एक तरीका तो ये है इसको कैलकुलेट करने का कि ये 0.2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब जब दूसरे अप्रोच पे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें ये क्वाड्रेटिक वगैरह सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये भी हमें देखना है। जब मैंने ये बोला कि टाउ ई अपॉन टाउ ई एम की वैल्यू क्या थी आपकी, अगर आपको याद हो 1 अपॉन एस एम टी बाई एस प्लस 2 अपॉन एस एम टी बाई एस प्लस एस बाई एस एम टी के बराबर। यानी अगर हम दूसरे कंडीशन में जाए तो एस एम टी डैश बाई एस डैश प्लस एस डैश बाई एस एम टी डैश, ये दोनों वैल्यूज बराबर कब हो सकती हैं, जब एस एम टी डैश, अगर दोनों इक्वेशन को देखोगे आप लोग, जब एस एम टी डैश बाई एस की वैल्यू क्या हो, एस एम टी डैश अपॉन एच डैश के बराबर हो। यानी यहां पे आप क्या देख रहे हैं, एस एम टी बाई एस का रेशियो आपका सेम रह रहा है, यानी कांस्टेंट रह रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा एट रेटेड टॉर्क या फिर एट फुल लोड टॉर्क। एस एम टी बाई एस का रेशियो भी सेम रह रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एस एम टी जिस रेशियो से आपका बढ़ रहा है, एच डैश की वैल्यू भी उसी रेशियो के साथ बढ़ेगी, तभी इसका रेशियो क्या होगा, सेम हो। लॉजिक क्लियर, ठीक है। तो यहां पे कहने का मतलब क्या हो गया कि एस एम टी बाई एस की वैल्यू एस एम टी डैश बाई एच डैश के बराबर होगी। एस एम टी बाई एस का रेशियो 4 के बराबर है, 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एम टी डैश अपॉन एच डैश के बराबर, और ये 4 के बराबर तभी आएगा कि जिस रेशियो के साथ आपका मैक्सिमम टॉर्क स्लिप चेंज हो रहा है, उसी रेशियो के साथ आपका रेटेड टॉर्क स्लिप भी चेंज होगा। क्लियर, यानी अगर एस एम टी डैश 5 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, तो एच डैश भी क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है। या फिर आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एच डैश की वैल्यू एस एम टी डैश अपॉन 4 के बराबर आ जाएगी, और एस एम टी डैश की वैल्यू 0.8 है, 0.8 बाई 4 यानी 0.2। लेकिन इतना करने की हमें जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जब हमने देखा कि रेशियो आपका सेम रहना है, तो एस एम टी जिस रेशियो के साथ बढ़ेगा उसी रेशियो के साथ आपका एस भी बढ़ेगा। तो एस एम टी डैश आपका अगर 5 टाइम्स हो रहा है, क्लियर, तो ऑब्वियस सी बात है कि एच डैश भी क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ एस के बराबर हो जाएगा। और 5 टाइम्स एस के बराबर होने का मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 0.04, एस की वैल्यू 0.04 है, ये देखो आपकी वैल्यू 0.2 के बराबर आ जाएगी। क्लियर, तो लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल अप्रोच तो यही है कि आपको टाइम सेव करना है, तो उस टाइम को सेव करने के लिए सिंपली आप क्या करोगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली जिस रेशियो के साथ आपका मैक्सिमम टॉर्क स्लिप चेंज हो रहा है, उसी रेशियो के साथ आपका फुल लोड स्लिप या रेटेड टॉर्क पे जो स्लिप आ रही है वो भी चेंज होगी। यानी यहां से हमने एच डैश की वैल्यू सीधे सीधे निकाल लिया 5 इंटू एस के बराबर, जो कि 0.2 के बराबर आ जाए। क्लियर,
अब हमें यहाँ पे एच डैश मिल चुका है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या देखा, अगर आपने ध्यान दिया हो, पहले आपके सर्किट में R2 बाई एस था, फिर उसके बाद R2 डैश अपॉन एस डैश हुआ। अगर R2 डैश को देखो तो ये 5 टाइम्स ऑफ R2 हो रहा है, और एस डैश को देखो तो ये 5 टाइम्स ऑफ S हो रहा है, यानी 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया R2 बाई एस। यानी R2 बाई एस का रेशियो भी क्या रहा, कांस्टेंट रहा या सेम रहा। एट सेम टॉर्क लेवल आपका R2 बाई एस का रेशियो भी चेंज नहीं हो रहा है। जब R2 बाई एस का रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, जो सर्किट हम ड्रॉ करते हैं रोटर का, क्लियर, ये R2 डैश अपॉन एस डैश की वैल्यू जो है वो R2 बाई एस के बराबर है। ये आपका JX2 है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो वोल्टेज की वजह से जो करंट आपको मिलेगा वो भी क्या होगा, I2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इंपिडेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा। पहले इंपिडेंस R2 बाई एस प्लस JX2 था, अब इंपिडेंस R2 डैश अपॉन एस डैश प्लस JX2 हो गया, यानी करंट में कोई चेंज नहीं आना है। क्लियर, जब करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, जब टाउ ई आपका सेम है या फिर कांस्टेंट है, तो आपने क्या देखा, एस एम टी बाई एस भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर, आपने क्या देखा, R2 बाई एस भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आपने क्या देखा, जब R2 बाई एस कॉन्स्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, आपका जो करंट होगा, रोटर करंट होगा, वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। जब रोटर करंट कांस्टेंट है तो हम पीजी निकालते हैं, पीजी की वैल्यू क्या आती है, 3 इंटू आई टू स्क्वायर इंटू R2 बाई एस के बराबर। क्लियर, ठीक है, अगर हम दूसरे मोड में जाएं यानी दूसरे कंडीशन में जाएं तो उसके लिए पीजी डैश निकालेंगे, तो पीजी डैश की वैल्यू क्या होगी, 3i2 डैश स्क्वायर इंटू R2 डैश अपॉन एस डैश के बराबर। जब I2 डैश ही चेंज नहीं हो रहा है, जब R2 डैश अपॉन एस डैश भी नहीं चेंज हो रहा है, तो पीजी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीजी डैश के बराबर हो जाएगी, क्योंकि I2 भी कांस्टेंट है और R2 बाई एस का रेशियो भी कांस्टेंट है। यानी यहां से आपने क्या देखा, पीजी भी आपकी चेंज नहीं होगी, पीजी की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। यानी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की वजह से हमने ये सारे एक कंक्लूजन निकाले कि अगर सेम टॉर्क है और हम रेजिस्टेंसेज चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से सेम टॉर्क लेवल पे ये सारी चीजें सेम रहना। जब आपका इंपिडेंस वैल्यू सेम रहना तो ऑब्वियस सी बात है कि पावर फैक्टर, अगर मैं इनपुट पावर फैक्टर की बात करूं तो इनपुट पावर फैक्टर भी क्या रहना है, वो भी आपका कांस्टेंट यानी सेम रहना, क्योंकि cos फाई इक्वल टू क्या होता है, cos फाई की वैल्यू R बाई जेड यानी R2 बाई एस अपॉन जेड के बराबर होगी। क्लियर, जब R2 बाई एस का रेशियो ही चेंज नहीं हो रहा है, इंपिडेंस वैल्यू सेम की सेम रह रही है, तो पावर फैक्टर भी आपका सेम ही रहना है। तो ये आपने देखा कि ये सारी चीजें आपकी क्या हो रही हैं, इक्वल रह रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे मोटा मोटी ये सारी चीजें जान ली, यानी एयर गैप पावर भी आपका चेंज नहीं होना। पहले कंडीशन में, कंडीशन 1 में आपको ये दिया हुआ है कि पीएम की वैल्यू कितनी है, 40 किलोवाट। ठीक है, हमें दूसरे कंडीशन में क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, आउटपुट पावर निकालना है, रोटेशनल कॉपर लॉसेस वगैरह भी निकालना है। जब हमें पीएम पता है तो एक आपका फॉर्मूला होता है पीजी बाई 1 इक्वल टू पीआरसी बाई एस इक्वल टू पीएम अपॉन 1 माइनस एस। ये साइन लॉ की तरह ही है, इसको आप जरूर याद रखें क्योंकि ये फॉर्मूला इंडक्शन मोटर में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। क्लियर, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, पीजी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्यों मैं पीजी पे ही जोर दे रहा हूं, क्योंकि पीजी की वैल्यू चेंज नहीं होनी है। अगर आप रोटर रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं सेम टॉर्क लेवल पे, आपका पीजी चेंज नहीं होना। क्लियर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीजी की वैल्यू आपकी आ जाएगी पीएम अपॉन 1 माइनस एस के बराबर, यानी 40 किलोवाट अपॉन 0.96, 1 माइनस एस एंड 1 माइनस 0.04 यानी 0.96 के बराबर ये आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, जब इसको आप सॉल्व करेंगे 1004, ठीक है, वन 125/3 किलो। हमें ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, हमें तो कुछ और वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप इसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में भी
रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका आ गया 125/3। ठीक है, कैलकुलेशन सही है, 4, क्लियर। तो ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट करी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पार्ट ए में क्या पूछा जा रहा है? पार्ट ए में आपसे पूछा जा रहा है रोटर की स्पीड यानी एनआर डैश की वैल्यू। एनआर डैश की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, 1 माइनस एस डैश इंटू एनएस के बराबर, क्योंकि एनएस के बारे में सब कुछ दिया नहीं है तो इसलिए एनआर डैश की वैल्यू हम एनएस के टर्म में ही निकालेंगे। क्लियर। तो एनआर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.2 है ये आपका एस डैश, ठीक है, इंटू एनएस, ये आपका आ गया 0.8 एनएस के बराबर। ये हमें रोटर की स्पीड मिल गई। दूसरा चीज हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा आउटपुट पावर। ऑब्वियस सी बात है कि आउटपुट पावर क्या होगा, पीएम डैश के बराबर होगा। हमें पीएम डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पीजी हमें पता है, क्योंकि हमें पता चल गया कि एयर गैप पावर चेंज नहीं होना है, और ये पीजी की वैल्यू 125/3 किलोवाट। एच डैश की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 0.2 के बराबर। फिर से वो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे पीजी डैश की वैल्यू पीजी के बराबर होगी, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीजी डैश बाई 1 इक्वल टू पीआरसी डैश अपॉन एच डैश इक्वल टू पीएम डैश अपॉन 1 माइनस एच डैश। पीजी डैश चेंज होना नहीं है, आपको पीएम डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पीएम डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीएम डैश हो जाएगा 1 माइनस एच डैश इंटू पीजी डैश, और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एच डैश की वैल्यू आपकी कितनी है, 0.2 इंटू पीजी डैश की वैल्यू कितनी है, पीजी के बराबर। क्लियर। तो ये पीएम डैश की वैल्यू आपकी आ जानी है 0.8 इंटू 125/3 किलोवाट। क्लियर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 33.33 किलोवाट। ऑब्वियस सी बात है कि ये 40 किलोवाट से कम ही आना है, क्योंकि रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई है। जब एक्सटर्नल रजिस्टर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है पावर लॉस मिलेगा आपको, रोटर कॉपर लॉस, और रोटर कॉपर लॉस मिलेगा तो आपका आउटपुट पावर रिड्यूस होना ही होना। क्लियर सबको ये चीज, ठीक है। 1000/3 आ जाएगा, तो 100/3, तो वहां से आपका ये 33.3 किलोवाट आ जाना है। अब हमें क्या निकालना है, रोटर कॉपर लॉस यानी पीआरसी डैश की वैल्यू। तो पीआरसी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली एच डैश इंटू पीजी डैश के बराबर, यानी ये क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 125/3 के बराबर किलोवाट। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 25/3 किलोवाट। तो ये आ जाएगा आपका 8.33 किलो। ठीक है, तो ये हमारा रोटर कॉपर लॉस निकल के आ जाएगा। क्लियर सबको। तो मेरे ख्याल से आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ होगा कैसे हमें ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना। ठीक है, और आपसे पार्ट बी में क्या पूछा है, पार्ट बी में सिंपली पूछा है स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क स्लिप, यानी आपको स्पीड बतानी है एनआर की एट मैक्सिमम टॉर्क स्लिप। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एस एम टी इंटू एन एस के बराबर, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 0.8, क्लियर, इंटू एन एस, और ये आपका 0.2 एन एस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। मेन क्या था, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्रोच पे जाना ही नहीं था। आपको क्या करना था, आपको सिंपली ये देखना था कि टाउ ई बाई टाउ ई एम का रेशियो बराबर कब हो रहा है, जब एस एम टी बाई एस, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये एस एम टी बाई एस का रेशियो एस एम टी डैश बाई एस डैश के रेशियो के बराबर हो जा रहा है, तो उस कंडीशन पे हम इजिली ये क्लैरिफाई कर सकते हैं कि एस एम टी बाई एस का रेशियो कॉन्स्टेंट है। तो एस एम टी जिस रेशियो से बढ़ेगा एस भी उसी रेशियो से बढ़ेगा, तो उस बेसिस पे हम सीधे सीधे एच डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ एस यानी 0.2 के बराबर। क्लियर, लॉजिक ये था। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत
थी ही नहीं, ठीक है। तो दोनों अप्रोच आपके पास है। टाइम सेविंग के लिए आपको क्या अप्रोच लेना है ये क्लैरिफाई होना चाहिए। सेम क्वेश्चन में अगर मान लो मैं ये बोलूं, सेम क्वेश्चन में डिटरमाइन स्पीड, आउटपुट पावर, ठीक है, एंड रोटर कॉपर लॉस बाय इंसर्टिंग, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपका R2 डैश इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ R2 हो जा रहा है, उसके लिए मैं पूछ रहा हूं एट रेटेड पावर। रेटेड पावर का मतलब एट कांस्टेंट पावर, ठीक है। एक लैंग्वेज से क्वेश्चन एकदम चेंज हो जाता है। अब आपको ये रेटेड पावर पे करना है। रेटेड पावर पे करने का मतलब क्या हो गया, पीएम की वैल्यू पहले केस में कितनी दी गई थी, 40 किलोवाट थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका दूसरे केस में भी पीएम की वैल्यू यानी पीएम डैश की वैल्यू 40 किलोवाट के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे टॉर्क आपका चेंज हो जाएगा, और टॉर्क कहां से निकलेगा, टाउ ई इक्वल टू पीएम बाई ओमेगा आर। क्लियर, ठीक है। तो टाउ ई इक्वल टू पीएम बाई ओमेगा आर से एक चीज निकलेगी, टाउ ई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो पीएम डैश बाई ओमेगा आर डैश के बराबर। क्लियर, यानी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, कांस्टेंट टॉर्क की जगह पे कांस्टेंट पावर आ गया। देखो क्वेश्चन का अप्रोच करने का तरीका वही रहेगा हमारा, टाउ ई अपॉन टाउ ई एम की वैल्यू जो होगी वो 2 अपॉन एस एम टी बाई एस यानी 4 प्लस 1/4 के बराबर होगी। अब यहाँ पे एस एम टी बाई एस की वैल्यू कांस्टेंट हम नहीं लिखेंगे, ये आपका 8/17 ही आएगा, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से आपको मिल जाना, ठीक है। और यहाँ पे टाउ ई की वैल्यू क्या है, पीएम अपॉन ओमेगा आर यानी पीएम बाई 0.96 ओमेगा एस के बराबर। क्लियर, ठीक है। सेकंड केस में आप जब निकालेंगे तो टाउ ई डैश अपॉन टाउ ई एम की वैल्यू तो सेम रहनी है, ये क्या आ जाएगी 2 अपॉन एस एम टी डैश की वैल्यू तो 5 टाइम्स ही हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी 0.8 अपॉन एस प्लस एस अपॉन एस डैश अपॉन 0.8। क्लियर, अब यहां पे आप उसको कांस्टेंट नहीं बोल सकते क्योंकि यहां पे टाउ ई चेंज हो रहा है। क्लियर, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, टाउ ई डैश की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। टाउ ई डैश की वैल्यू पुट करें, पीएम डैश पीएम अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एस डैश इंटू ओमेगा एस। क्लियर, क्योंकि अब स्लिप चेंज हो गई तो ओमेगा आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पीएम बाई ओमेगा आर डैश 1 माइनस एस डैश इंटू ओमेगा एस अपॉन टाउ ई एम। क्लियर, ये आपका 2 अपॉन 0.8 अपॉन एस डैश प्लस एस डैश अपॉन 0.8 होगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, ऑब्वियस सी बात है कि पीएम के टर्म में तो हमें कुछ करना नहीं है, तो आपने क्या देखा था कि पीएम अपॉन 1 माइनस एस इंटू ओमेगा एस की वैल्यू, क्लियर, टाउ ई के बराबर था, ठीक है। यानी एस की वैल्यू यहां पे हमको पता थी कि 0.04 है, तो हम यहां से पीएम बाई ओमेगा एस की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं 0.96 इंटू टाउ ई के बराबर। क्लियर, तो हमें सिंपली यहां पे क्या करना है, पीएम बाई ओमेगा एस की जगह पे हमें क्या पुट कर देना है, ये आपका 1 अपॉन 1 माइनस एस डैश तो आएगा ही आएगा, पीएम बाई ओमेगा एस की जगह पे हमारा 0.96 टाउ ई आ जाना है अपॉन टाउ ई एम, इसकी वैल्यू क्या होगी 2 अपॉन 0.8 अपॉन एस डैश प्लस एस डैश अपॉन 0.8 के बराबर होना। अब हमें टाउ ई बाई टाउ ई एम की वैल्यू पता है, वो कितनी है हमारी 8/17 के बराबर, जो पहले कंडीशन से निकल के आई थी, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो अननोन केवल क्या रह जाएगा इक्वेशन, केवल एस डैश, तो ये आपका क्या आ जाएगा 0.96 अपॉन 1 माइनस एस डैश, टाउ ई अपॉन टाउ ई एम की वैल्यू 8/17 है, और ये आपका 2 अपॉन 0.8 अपॉन एस डैश प्लस एस डैश अपॉन 0.8। फिर यहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलेगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एच डैश की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, तो क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया केवल एक लैंग्वेज से, केवल लैंग्वेज हमने क्या किया एट रेटेड पावर कर दिया, रेटेड पावर करने की वजह से ही आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो। क्लियर,
अब हम यहाँ पे एस एम टी बाई एस को कांस्टेंट ट्रीट नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपसे चीजें कांस्टेंट टॉर्क के टर्म में पूछ रही है, कांस्टेंट पावर के टर्म में पूछ रही है। तो मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर ही लेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा। जो कॉन्सेप्चुअल लॉजिक है जिससे हम टाइम सेव कर सकते हैं, वो लॉजिक भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो या फिर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं वहां पे। उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया ही होगा। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।